हेलो हमारे फ्रेंड्स, ये आज के डे का सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि क्या किया गया था। हमने एक बल स्टडी किया था, एक बल का अध्ययन किया था, फोर्स को स्टडी किया था। वो था विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो लिया जा रहा है वो थोड़ा पहले ले रहे हैं ताकि थोड़ा पता लग जाए होता क्या है। प्रबल नाभिकीय बल, वैसे तो नाम से जाहिर है, मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे ये परमाणु है, एटम की ये सेल्स होती है, और ये जितने भी बनी हुई है ये ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्जा स्तर, जैसे एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स, ये वो एनर्जी लेवल्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। डन। ये जो अंदर बनाया हुआ है ये कहलाता है नाभिक। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। होता है नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो कण पाए जाते हैं वो है आपके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन तथा ये नाभिक में पाए जाने वाले कण हैं। ढंग से समझना है इस चीज को। एक बात की हमने एटम की, परमाणु की। परमाणु के अंदर कक्षाएं बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। सबने पढ़ रखा है, ये 9th क्लास में था आप लोगों के अंदर। जो है केंद्र है, सेंटर है, नाभिक है। इस नाभिक की खोज एक प्रयोग था आपने, रदरफोर्ड प्रयोग था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, जिसका दूसरा नाम गाइगर मैडरसन एक्सपेरिमेंट भी है। गाइगर मैडरसन प्रयोग वो भी यही है। एक्चुअल में गाइगर और मैडरसन जो थे रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स थे, या एसोसिएट कह सकते हो, सहायक थे जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन वो पब्लिकेशन आज भी किसके नाम से चलता है? रदरफोर्ड के नाम से चलता है। उन्होंने डिस्कवर किया था जिसको नाभिक। उन्होंने ये कहा था कि एटम जो होता है, परमाणु, उसका लगभग भाग खोखला होता है, होलो होता है। उसका जो केंद्र है, सेंटर, वहाँ सारा का सारा मास केंद्रित होता है, मास सेंट्रलाइज होता है। और उस पॉइंट का नाम लिया गया था न्यूक्लियस, जिसका आकार, जिसकी जो साइज है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है, या 10⁻⁻14 मीटर होती है। 10⁻⁻14 मीटर होती है। बहुत छोटा है। पॉइंट के बाद में कम से कम 13 जीरो फिर जाकर डिजिट आए तो वो 14 होंगे, माइनस के देखना पॉसिबल नहीं है। साइज काफी स्मॉलेस्ट है। इस न्यूक्लियस की खोज हुई थी। बाद में आपके जो है गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की खोज करी। अब यहां तक की तो बात ठीक है। नाभिक के अंदर जो दोनों कण पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है प्रोटॉन और एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। काफी सारे प्रोटॉन होते हैं, काफी सारे उसमें न्यूट्रॉन। हर नाभिक में अलग अलग है। किसी में 5 प्रोटॉन है, किसी में 3 न्यूट्रॉन है, किसी में 8 प्रोटॉन है, किसी में 4 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। अब ये न्यूक्लियर बल है क्या? हमने इससे पहले वाला फोर्स पढ़ा, बल पढ़ा, वो था विद्युत चुंबकीय बल। किनके बीच काम कर रहा था? 2 आवेशों के बीच में। अब देखिए, जो प्रोटॉन है उस पे आवेश कौन सा पाया जाता है? प्लस का। न्यूट्रॉन पे आवेश कौन सा पाया जाता है? 0। न्यूट्रॉन पे किसी तरीके का आवेश नहीं होता। ठीक है। अब इस नाभिक के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर, मैं तो साइज बड़ी बना देता हूँ, इतनी बड़ी साइज होती है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लो ये प्रोटॉन्स है, 5 प्रोटॉन है और 3 मैंने न्यूट्रॉन लिखे। हालांकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन यूं बिखरे हुए नहीं होते हैं, इनके अपने भी कक्षाएं हैं अंदर, अपने भी ऊर्जा स्तर बने हुए हैं, एनर्जी लेवल बने हुए हैं। जिस प्रकार से परमाणु में ये कक्षाएं बनी हुई है एटम में, उसी प्रकार जो नाभिक है न्यूक्लियस, उसके अंदर भी ऊर्जा स्तर बने हुए, एनर्जी सेल बने हुए हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो रैंडम सा लिखा है ताकि समझा जा सके। अब देखो,
पिछला जो बल पढ़ा था हमने वो था आपका विद्युत चुंबकीय बल। किनके बीच काम कर रहा था? आवेशों के बीच में। अब देखो प्रोटॉन में प्लस और प्रोटॉन में प्लस, ये प्रतिकर्षण बल प्रभावी है, इनके बीच में भी बल लग रहा होगा, इनके बीच में भी लग रहा होगा और इनके बीच में भी काम कर रहा होगा, तो ये तो प्लस ही तो है। अगर समान आवेश है, सभी में प्लस है, समान आवेश होगा तो बल कौन सा काम करेगा? ये जो फोर्स लग रहा है सिमिलर चार्जेस के बीच में वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल, यानी कि रिपल्सन प्रकृति का होगा, नो डाउट होगा। तो सिमिलर है, प्लस प्लस है, न्यूट्रॉन को तो कोई लेना देना है ही नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, आवेश है नहीं, तो वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। किसमें? विद्युत चुंबकीय बल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। लेकिन प्रोटॉनों पे तो आवेश है, तो इनके बीच में जो बल काम करता है वो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण है, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सन का मतलब होता है दूर होना होता है। अगर प्रोटॉनों के बीच में इतना बल प्रभावी है, प्रोटॉन्स के बीच में इतना फोर्स इफेक्टिव है, तो होना क्या चाहिए? ये न्यूक्लियस जो है वो बीचों बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो फोर्सेस तो रिपल्सन का लग रहा है, फिर भी न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है। क्यों? ये बल लग रहा है, ऐसा मैं नहीं करा कि ये बल काम नहीं कर रहा है, नो डाउट विद्युत चुंबकीय बल यहाँ काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ वर्क करेंगे, फिर भी ये न्यूक्लियस स्थायी होता है, नाभिक स्थायी होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। उसका कारण क्या? उसका कारण क्या? भाई जो बल पिछला पड़ा है उसके अनुसार तो ये अस्थायी होना चाहिए, लेकिन ये स्थायी होता है। वर्ड ये कब सबसे स्टेबल ऑब्जेक्ट माना जाता है, स्टेबल एलिमेंट माना जाता है, वो न्यूक्लियस ही है, नाभिक है, जिसका कुछ नहीं बिगड़ता सालों तक, वो स्थायी माना जाता है। जापान के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है युकावा, नाम है युकावा। इन्होंने उस समय एक थ्योरी दी थी कि भैया इनके बीच में जो है विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में एक दूसरा बल भी प्रभावी है, दूसरा बल भी प्रभावी है जो इस बल से ज्यादा शक्तिशाली है। युकावा ने क्या कहा? इन चार्जेस के बीच में, प्रोटॉनों के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, न्यूट्रॉन लग रहा है, लेकिन उस फोर्स के कंपैरिजन में एक दूसरा फोर्स भी यहाँ वर्क कर रहा है जो इससे ज्यादा पावरफुल है, और उस बल को क्या नाम दिया गया था? नाभिकीय बल, इज अ न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ रही बात मेरी? ये नाभिकीय बल है। तो नाभिकीय बल का जो मेन काम होगा, मेन वर्क होगा न्यूक्लियर फोर्स का, वो काम होता है प्रोटॉन और जितने भी न्यूट्रॉन है इन सभी को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखना, बांधे रखना। ये न्यूक्लियर फोर्स का वर्क है। अगर ये काम नहीं कर रहा होता तो न्यूक्लियस कब का क्या हो जाता? टूट जाता। तो जापान के एक साइंटिस्ट है युकावा, उनकी थ्योरी थी, आज भी युकावा थ्योरी चलती है, पता है, तो मैसोन के ऊपर डिपेंड है कि मैसोन का इंटरचेंज होता है, उसी के आधार पे ये समझाया गया। अब चीज समझ में आई कि भी नाभिक के अंदर बल काम करता है, नाभिकीय बल, इज अ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स काम करता है वो न्यूक्लियर फोर्स, उसका काम क्या है? इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बांधे रखना, बाउंड करके रखना, दो चीजें। तीसरा, वर्क किसके बीच में काम करता है? तो मैं कुछ चीजें यहाँ लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या लिखा जाए? पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये शॉर्ट रेंज है, इसकी परास लघु होती है। इसका मतलब ये केवल नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर अंदर काम करता है, न्यूक्लियस से बाहर नहीं। नाभिकीय बल केवल नाभिक के अंदर अंदर काम करता है, न्यूक्लियस के इनसाइड काम करेगा, बाहर वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब जितने दूर तक काम करेगा वहीं तक उसकी परास होती है, रेंज होती है। तो न्यूक्लियस की साइज जो होती है वो आकार कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। तो ये इसकी परास होगी। तो पहला पॉइंट क्या लिखा जा सकता है? फर्स्ट पॉइंट नाभिकीय बल के बारे में मैं लिख सकता हूं, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल की परास लघु होती है।
-15 मीटर। न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये एक शॉर्ट रेंज बल है, 10 की घात -15 के अंदर अंदर ही काम करता है, पहली चीज। दूसरा ये है प्रकृति का सर्वाधिक प्रबल बल है। हमारी नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो माना जाता है वो न्यूक्लियर फोर्स माना जाता है। या याद रख सकता हूँ, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारी जो नेचर है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, सबसे पावरफुल। डन। तीसरा पॉइंट ये है बल आकर्षण प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का? आकर्षण प्रकृति। ठीक है, ये बल आकर्षण प्रकृति का होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर। ये है बल, पहला प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच काम करता है। दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच काम करता है। तीसरा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच काम करता है। ये बल फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम कर सकता है। अब देखते हैं फोर्स वर्क बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। डन। अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अब देखो, इन पे प्लस होता है दोनों पे, फिर भी ये प्रभावी है, इफेक्टिव है। एक पे प्लस एक पे 0, फिर भी इफेक्टिव है। इन दोनों में कुछ नहीं है, फिर भी इफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ? जो नाभिकीय कण हम मान रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन पर अगर आवेश है तो भी ये काम कर रहा है, आवेश नहीं है तो भी ये वर्क करता है। इसका मतलब पार्टिकल के ऊपर अगर आपके पास में चार्जेस प्रेजेंट है देन भी वर्क, चार्जेस प्रेजेंट नहीं है देन भी वर्क। दोनों स्थितियों में ये काम करेगा। तो या तो मैं ये कह दूं कि आवेश पे निर्भर नहीं करता, चार्जेस इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये है बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो न्यूक्लियर forces are independent at the charge, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी आवेश के ऊपर इसकी किसी प्रकार की कोई निर्भरता नहीं होती। तो सवाल ये आता है कि निर्भर करता किस पे है, डिपेंडेंसी होती किस पे है। ये है बल चक्रण पर निर्भर करता, चक्रण पर निर्भर करता। न्यूक्लियर forces are dependent at the spin of particle, स्पिन ऑफ पार्टिकल इस पे डिपेंड करता है, उसकी स्पिन पे यानी चक्रण के ऊपर निर्भर करेगा। अब
ये वर्ड कंफ्यूज कर सकता है, स्पिन क्या होती है। देखो भाई, स्पिन का मतलब होता है जो भी पार्टिकल खुद की अक्ष जो होती है एक्सिस उसके ऊपर घूमे। जैसे हमारी अर्थ है, उससे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, हमारी धरती है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अर्थ। ये जो रिवोल्यूशन चल रहा है इसका सन के अराउंड, जिसको पूरा 1 साल लग जाता है, 365 डेज लगते हैं, ये ऑर्बिटल मोशन कहलाता है। ठीक है, कक्षीय गति कहलाती है ऑर्बिटल मोशन, जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन सन के अराउंड रिवॉल्व करने के साथ साथ जो अर्थ है वो अपनी खुद की जो एक्सिस होती है उसके ऊपर भी घूमती है। इसको आपने पढ़ा होगा, खुद की दूरी पे घूमना, एक्सिस के ऊपर रोटेट करना, जैसे दिन और रात बनते हैं, डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है, वो जो रोटेशन है इसे स्पिन मोशन। समझ में आ रही बात। अर्थ जो चक्कर लगाती है हमारे सन का, जैसे मान लो ये सन है और अर्थ के पाथ में चक्कर लगा रही है। पाथ जो होता है वो इलेप्टिकल पाथ है, ये सपोज अर्थ है, ये रिवॉल्व करेगी, तो ये जो पाथ बनाया हुआ है इसे ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन ये कहलाती है इसकी कक्षीय गति। ठीक है, कक्षीय गति होने के साथ साथ इसमें कितना दिन लगता है, 365 डेज या 1 साल, 1 वर्ष, 1 ईयर जो कंप्लीट होता है वो। लेकिन अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर भी रोटेट करती है, खुद की दूरी पर भी घूमती है, जिसको घूर्णन कहते हो, रोटेशन भी होता है, और यही रोटेशन क्या कहलाती है, स्पिन कहलाती है, जिसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं। सेम वैसा का वैसा केस एटम और इलेक्ट्रॉन के लिए भी लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नाभिक की चारों तरफ चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो ऑर्बिटल मोशन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसमें खुद की एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करता है, जैसे स्पिन मोशन। ठीक है, और प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का चक्रण जो है उसकी वैल्यू होती है हाफ। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्पिन वैल्यू इज हाफ। ध्यान रखिए कितनी होती है, 1/2। स्पिन की वैल्यू 1/2 होती है। इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू डबल होती है, +हाफ और -हाफ। पढ़ेंगे 11th क्लास में आप जब केमिस्ट्री में स्पिन अप और स्पिन डाउन जो होते हैं, एक एरो ऊपर होता है, एक एरो नीचे होता है, वो एरो स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, +हाफ और -हाफ। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चक्कर होता है 1/2, 1/2। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिपेंड किस पे करता है, चक्रण के ऊपर, स्पिन के ऊपर। ठीक है, और एक व्युत्क्रम वर्ग नियम की हम बात यहाँ कर चुके हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ की, यहाँ इसका पालन नहीं होता, ये ध्यान रखना। मैं यही है सही पॉइंट कि नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। न्यूक्लियर फोर्स नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है भाई, यानी ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सा पॉइंट्स है। ठीक है, दूसरा एक चीज और, केंद्रीय बल का भी आता है, सेंट्रल फोर्सेस का भी, ये केंद्रीय बल भी नहीं है, यहाँ लिख सकता हूँ, ये है अकेंद्रीय बल। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्सेस, नॉन सेंट्रल फोर्स। ये जो है वो केंद्रीय बल भी नहीं है, सेंट्रल फोर्स भी नहीं है, ये ध्यान। तो ये बात हुई नाभिकीय बल के बारे में। तो ये बल सबसे प्रभावी होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, ये ध्यान रखिए। हमारी प्रकृति का सबसे पावरफुल बल इसे ही माना जाता है। बाकी का जो है वो हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको एक बार वापस देखना चाहे तो देख लें, कहीं डाउन रह जाए। इसकी रेंज शॉर्ट होती है, परास लागू होती है। ये हमारी प्रकृति का सबसे पावरफुल बल है। या एक चीज में यहाँ वो लिख देता हूँ, ये है गुरुत्वाकर्षण की तुलना में 10⁻³ टाइम गुना प्रबल। ठीक है, इट इज नहीं, इंग्लिश नहीं आ पाएगी सर, ये लिख देता हूँ, इट इज 10⁻³ टाइम्स स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इन ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻³ टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये हमारे पास में प्रकृति थी, नोट कर ले, बाकी का जो होगा वो करके। थैंक यू।